शर्मा हॉरर स्टोरीज। मेरा नाम अंकिता है और मैं अभी एक डॉक्टर हूँ। लेकिन आज से 3 साल पहले मैं एक साधारण सी जिंदगी जीने वाली लड़की थी, जब तक कि वो घटना मेरे साथ नहीं घटी थी। मेरे पापा एक होटल के मैनेजर थे। वो ज़्यादा तो हम लोगों से मिलने नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें होटल में बहुत समय देना होता था और वो ज़्यादातर होटल में ही रहते थे। एक दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, उनका चेकअप करवाया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनका अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। इस इलाज में लगभग 20 लाख रुपए लगेंगे। पहले 5 लाख रुपए एडवांस में जमा करने होंगे। डॉक्टर से बात करने के बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और मम्मी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे ऐसा कहा। पापा ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। जिस होटल में मेरे पापा मैनेजर थे, वहाँ उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। किसी 5 स्टार होटल के मैनेजर से भी ज़्यादा सैलरी मेरे पापा को उस होटल में मिलती थी। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगती थी, इसलिए मैंने पापा से कई बार इस बारे में पूछा भी था। पर पापा ना तो उस होटल का नाम मुझे बताते और ना ही होटल से रिलेटेड किसी भी बात का जवाब देते। वो हर बार मेरी बात को टाल देते। मेरी मम्मी के ऑपरेशन के 5 दिन बाद पापा की होटल से मुझे एक कॉल आया और उधर से खबर आती है कि मेरे पापा की मौत कल हार्ट अटैक के कारण हो गई। वो बात सुनकर मैं काफ़ी उदास हो गई और मेरी आंखों में से आंसू आ गए। पर ये बात मैं मेरी मम्मी को नहीं बता सकती थी। डॉक्टर ने ज़्यादा तनाव और दुखी खबर की बात मम्मी को बताने से मना किया था। जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक मुझे ये बात उनसे छुपाए रखनी थी। अगले दिन उस होटल के मालिक मेरे घर आए। मैंने उन्हें गार्डन में रुकने को कहा और मैं मम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद करके गार्डन में आ गई। और उस होटल के मालिक ने मुझे कहा, तुम्हारे पापा की मौत के कारण मैं भी काफ़ी दुखी हूँ, पर अब क्या किया जा सकता है। वैसे अब जो मैं कहने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है, पर जब तक तुम मेरे 20 लाख रुपए नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हारे पिता की लाश तुम्हें नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पिता की लाश पाने के लिए 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी। मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था और मम्मी की दवाइयों के लिए मैंने कुछ सेविंग की थी। अगर मैं वो भी दे देती तब भी कर्जा रहता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक मैं कुछ कहती, होटल के मालिक ने मुझे कहा, अरे ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, तुम मेरे होटल में जॉब कर सकती हो। तुम्हारे पिता मेरे होटल के मैनेजर थे, अब तुम भी मैनेजर बन सकती हो। जैसे ही तुम्हारे पिता का कर्जा चुक जाएगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारे पिता की लाश भी दे दूंगा। तो क्या कहती हो तुम? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने उसे हाँ कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद कहा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरे होटल में मेरी तरह के काफ़ी साइंटिस्ट हैं और वहाँ काम करने के कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी इस डायरी में लिखी है। सब रूल मानने के बाद तुम मेरे होटल में जॉब कर सकती हो। वो डायरी देकर साइंटिस्ट वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने उस डायरी को खोला और जिस नाम को मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं बताया था, वो अब मुझे पता चल गया था। वो नाम था होटल इनह्यूमेन। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा कि इस तरह के नाम के होटल भी होते हैं। जितना अजीब उस होटल का नाम, उतने ही अजीब रूल्स थे उस होटल के। वो 7 रूल्स। रूल नंबर 1, होटल इनह्यूमेन के किसी भी आदमी का 3rd फ्लोर पर जाना सख्त मना है। रूल नंबर 2, होटल इनह्यूमेन के अपने अलग यूनिफॉर्म होते हैं। रूल नंबर 3, होटल में किसी भी आदमी की मौत हो जाए तो गलती से भी पुलिस को कॉल ना करें, क्योंकि होटल से सरकार का कोई वास्ता नहीं है और ना ही उनके किसी भी पोस्ट के व्यक्ति का। रूल नंबर 4, अगर होटल के स्टाफ के किसी व्यक्ति को अपने परिवार से मिलना है तो वो 2 महीने पहले अर्जी दे सकते हैं। अगर वो हमें मंजूर होगी तो ही वो अपने परिवार से मिलने जा सकते हैं। रूल नंबर 5, अपने परिवार से होटल में क्या चल रहा है इस बारे में बात ना करें और परिवार के किसी भी सदस्य को होटल में ना लाएं।
रूल नंबर 6, अगर आपके ऊपर होटल का कर्ज निकले तो वो चुकाना जरूरी है। कर्ज चुकाए बिना अगर आप मारे गए तो आपकी लाश आपके परिवार को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपकी जगह पर आपके परिवार का कोई सदस्य काम करके आपका कर्जा चुका सकता है। वो सारे रूल्स बिल्कुल अजीब थे, पर उन सभी से अलग और खतरनाक वाला रूल था रूल नंबर 7। अगर आप इन रूल्स में से किसी एक रूल का भी उल्लंघन करते हैं तो हम आपकी आंखें निकालकर आपको हमारे फार्मिंग एरिया में हमेशा के लिए रख देंगे। 7वें रूल से मुझे काफी डर लगने लगा। मैं इस जॉब के लिए तैयार नहीं थी, पर 20 लाख देने हैं और वो मेरे पास नहीं थे। मेरे पापा ने ज्यादा खर्चा कर दिया था और सेविंग भी ज्यादा नहीं थी। उस डायरी के नीचे साइंटिस्ट का नंबर था। मजबूरी में मैंने उन्हें कॉल किया और जॉब के लिए हाँ कह दिया। उसी दिन के अगले दिन उनकी गाड़ी मुझे लेने आई। मम्मी को मैंने अपनी नानी के घर भेज दिया और पढ़ाई करने बाहर जाने का बहाना मम्मी को बताया, और इसके बाद होटल के एक मेंबर के साथ मैं वहां से निकल गई। वहां जाने से पहले उस आदमी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि होटल जाने का रास्ता मुझे पता नहीं चले। करीब 3 घंटे बाद हम होटल पहुंचे। उस आदमी ने मेरी आंख की पट्टी निकाली और आंख खोलने पर मैंने देखा कि होटल काफी बड़ा था। होटल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी। उस व्यक्ति ने मुझे मेरा यूनिफॉर्म दिया और मैं होटल के अंदर आई। वहाँ काफी अजीब सा लग रहा था। उस होटल के हर इंसान की ड्रेस का कलर ब्लैक था, जैसे किसी साधारण होटल के व्यक्ति की यूनिफॉर्म का होता है वैसे ही था, पर उन सभी अलग अलग यूनिफॉर्म का कलर ब्लैक था। मुझे एक आदमी ने कहा, तुम्हें आज से ही काम शुरू करना है, वो आगे चेंजिंग रूम है, फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाना। मैनेजर की यूनिफॉर्म का कलर भी सेम ब्लैक ही था। वो पहनकर मैं अपने काम पर लग गई। तभी होटल के मालिक ने स्टाफ से मेरा परिचय करवाया और उन्होंने कहा, ये चारों हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन्हें ज्वाइन करे हुए बस 5 दिन हुए हैं। होटल के मालिक ने उनके नाम बताए और वो वहां से निकल गए। उनमें से एक का नाम अभय था, जो दिखने में काफी हैंडसम था। मैंने उससे पूछा, आपको भी यहाँ आने से पहले इस होटल के अजीब रूल मानने पड़े होंगे ना? अभय अंकिता से कहता है, हाँ, जितने अजीब रूल्स हैं उतना ही अजीब ये होटल इनह्यूमन है। इस होटल में रहने वाले सारे साइंटिस्ट हैं जो अजीब अजीब प्रयोग करते हैं। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर यहाँ कुछ अलग तो है। पर तुम ऐसी होटल में जॉब करने क्यों आई हो? अंकिता कहती है, वो मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मेरे पापा का कुछ कर्ज उतारना बाकी है, उसे उतारने यहाँ आई हूँ। अभय ने कहा, हाँ, इनके वही अजीब रूल्स। कोई नहीं, पर अपना ध्यान रखना। थोड़ा काम है इसलिए मुझे जाना होगा, तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर अभय वहां से चला गया। मैं भी अपना काम करने लगी। होटल के शेफ को मुझसे कुछ काम था। मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा, फार्मिंग एरिया के सारे बक्से यहाँ आ गए हैं। इन सभी बक्सों को अपने पास रखिए। इन सभी बक्सों को रात में आपके पास से कोई ले जाएगा। इनमें 3rd फ्लोर पर रहने वालों की खाने पीने का सामान है। अंकिता कहती है, ठीक है, पर मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो क्या मुझे इसमें से कुछ फ्रूट खाने को मिल सकते हैं? होटल शेफ हैरानी से, आपको इन बक्सों को खोलने की इजाजत नहीं है। इसमें जो कुछ भी है वो 3rd फ्लोर के लोगों के लिए है। अगर आपको फ्रूट चाहिए तो उस फ्रिज में रखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस होटल के 1-2 फ्लोर लोगों का बाहर से आता है, पर 3rd फ्लोर के व्यक्ति को होटल के फार्मिंग एरिया का अलग खाना मिलता है। मुझे काफी अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों 3रे फ्लोर पर ऐसा क्या है जो कि कुछ अलग है। उनके खाने पीने की चीजों में ऐसा क्या है जो मुझे देखने भी नहीं दिया जा रहा, और न ही किसी को 3रे फ्लोर पर जाने की इजाजत है। मैं ये सब सोचते हुए आगे फिरी, फ्रिज की ओर बढ़ी, उसमें से कुछ फ्रूट निकाले और वहां से जाने ही वाली थी, तभी मेरी नजर फ्रिज की साइड की खिड़की पर पड़ी। मैंने उसमें से झांक कर देखा। नीचे फार्मिंग एरिया था जो कि पूरी तरह से ढका हुआ था। उसके अंदर कुछ लोगों को ले जाया जा रहा था। उनमें कुछ आदमी और कुछ लड़कियां भी थी।
जिनका चेहरा ढका हुआ था ताकि कोई उनका चेहरा ना देख ले। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया जिससे एक लड़की का स्कार्फ निकल गया। उसकी आंखें नहीं थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज से उसकी आंखें निकाल दी हों, जिस कारण उसकी आंखों में गड्ढे हो गए हों। वो लड़की काफी डरावनी लग रही थी। मुझे उस डायरी के लास्ट रोल में जो लिखा था वो याद आया। मैंने सोचा शायद इस होटल के नियम ना मानने वाले लोग हैं जिन्हें अंधा करके फार्मिंग एरिया में काम करने के लिए भेज दिया है। मैं उन्हें देख ही रही थी, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे होटल का शेफ खड़ा था। उसने कहा, अब तुम्हें फ्रूट्स मिल गए हैं तो आप यहाँ से जा सकते हो। इतना सुनकर मैं बाहर आ गई। मैं काफी परेशान और डरी हुई थी। मुझे चक्कर आने लगे। मैं गिरने वाली थी। सामने अभय खड़ा हुआ था। उसने मुझे कहा, अंकिता क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? इतना कहकर उसने मुझे एक चेयर पर बिठाया। एक पानी की बोतल से मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया। मुझे अब ठीक महसूस हो रहा था। मैंने अभय को थैंक्स कहा। अभय ने मेरे से कहा, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम गिर सकती थी और तुम्हें चोट भी लग सकती थी। क्या परेशानी है तुम्हें? इस पर मैंने कहा, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। ये बहुत अजीब जगह है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना है, पर चाहकर भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर अभय कहता है, ओह तो ये परेशानी है तुम्हें? यहाँ जितने लोग आते हैं उन सभी का दिल यहाँ लगता ही नहीं। ये जगह ही ऐसी है, क्या करे। अंकिता कहती है, और तुम्हारा दिल नहीं करता कि यहाँ से जाने का? तुम कभी परेशान नहीं होते? अभय कहता है, हाँ मेरा दिल भी कहता है यहाँ से जाने का, पर कुछ मजबूरी मुझे यहाँ से नहीं जाने देती। और रही बात परेशानी की, तो जब भी मैं परेशान और दुखी होता हूँ तो दिल बहलाने के लिए एक आध गाना गुनगुना लेता हूँ। तुम भी अपनी पसंद का कोई गाना क्यों नहीं गाती? इससे तुम्हारी परेशानी थोड़ा कम हो जाएगी। अभय की बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। और वो गाना कह रहा था तो मैंने एक गाने के कुछ बोल दिए। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी। अभय गाना रोकते हुए कहता है, बस करो यार, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, पर मुझे ये गाना उतना पसंद नहीं है। तब मैंने कहा, तारीफ के साथ ताना मारना तो कोई तुमसे सीखे। मैं अभय से बात कर ही रही थी कि होटल के अंदर एक अघोरी आ गए। उन्हें देखकर अभय ने मुझे कहा, मैं सिक्योरिटी रूम में जाता हूँ, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो आज हल करनी है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वो अघोरी दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके साथ होटल के सिक्योरिटी गार्ड भी थे जो उसे कहीं ले जा रहे थे। मैंने सोचा कि होटल में अघोरी का क्या काम हो सकता है। अभय भी यहाँ से चला गया था, पर उसका वॉकी टॉकी वो वहीं भूल गया था। मैं उसे देने अभय के पास जा ही रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि सिक्योरिटी रूम कहाँ था। होटल के एक आदमी से मैंने एड्रेस पूछा तो उसने कहा वो रूम दूसरे फ्लोर पर है। इसके बाद मैं लिफ्ट से दूसरे फ्लोर पर चली गई। कुछ देर बाद मुझे सिक्योरिटी रूम मिल गया। उसका दरवाजा खुला था। मैं अंदर गई तो उस रूम में बहुत सारे मॉनिटर लगे थे जो कि ऑन ही थे, पर अंदर कोई भी नहीं था। मॉनिटर पर नजर पड़ी तो देखा अघोरी बाबा होटल के 3 आदमियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन पर सिक्योरिटी के 4 लोगों ने हमला कर दिया। उनके गले चाकू से काट दिए और एक आदमी ने अघोरी बाबा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो सर हाथों में लेकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो और कोई नहीं, अभय ही था। उन सबको मारने के बाद वहाँ साफ सफाई की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ये सब देखकर काफी घबरा गई और वहाँ से लिफ्ट की ओर भागी। मैं लिफ्ट के अंदर जाने ही वाली थी, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने वे चारों खड़े थे। वो बाहर आए और अभय ने मुझे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं लिफ्ट के अंदर चली गई और हड़बड़ी में मैंने कई सारे बटन दबा दिए। इधर सिक्योरिटी का एक आदमी अभय से कहता है, अभय वो शायद गलती से तीसरे फ्लोर पर जा रही है। अभय कहता है,
तुमने हमारे साथियों का बंदोबस्त कर दिया है ना? मैंने बाकी ऑफिसरों को यहाँ की लोकेशन भेज दी है। वो जल्दी यहाँ आने वाले हैं। यहाँ के सारे लोगों को होटल से बाहर ले जाओ और कोई तुम्हारे बीच में आए तो उसे मार देना, समझे? वो मोबाइल मुझे दो जिसमें रिकॉर्ड करी हुई वॉइसेस हैं। जल्दी से ये होटल खाली करा दो। जो ऑफिसर आने वाले हैं उनके पास टाइम बॉम्ब भी होंगे, उसे पूरे होटल में लगा देना। अपनी अपनी घड़ी का टाइम मेरे वॉच टाइम के टाइम पर सेट कर दो। मैं इस वॉच टाइम का बटन जैसे ही दबाऊंगा तो तुम्हारे वॉच में रेड लाइन ऑन हो जाएगी। होटल के सारे बॉम्ब एक्टिवेट कर देना। मैं अंकिता को बचाने चाहता हूँ। इतना कहकर अभय वहाँ से चला गया। इधर अंकिता डरते डरते लिफ्ट से बाहर आ गई। तीसरे फ्लोर के किसी भी रूम के दरवाजे नहीं थे। वहाँ थोड़ा आगे आकर अंकिता फिसलकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज से उन रूमों में से कुछ अजीब लोग बाहर निकले, जिनका धड़ तो इंसान का था पर सर जानवरों का था। किसी का सर सांप का, किसी का हिरन का, और ऐसे कई सारे जानवरों का सर था। वो दिखने में काफी डरावने लग रहे थे और वो सभी अंकिता की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर अंकिता पीछे हटने लगी। वो आधे इंसान और आधे जानवर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अभय ने मोबाइल की एक रिकॉर्डेड वॉइस प्ले की। उसमें से आवाज आई, आरका ने कहा, अपने रूम में जाकर अपने कानों को बंद करके सो जाओ। इतना सुनकर वो सभी अंकिता को छोड़कर अपने अपने रूम चले गए। अंकिता ने सामने देखा तो वहाँ अभय खड़ा हुआ था। वो अंकिता के पास आया और अंकिता काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसने घबराते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुम एक खूनी हो, मुझे हाथ नहीं लगाओ, दूर हटो। अभय ने कहा, तुम मुझसे मत डरो, मैं एक रॉ एजेंट हूँ। एक मिशन के लिए मैं इस होटल में आया हूँ। यहाँ सरकार का कोई बस नहीं चलता, इसलिए यहाँ क्या चल रहा है ये जानने के लिए सरकार ने मुझे और मेरी टीम को यहाँ जासूसी के लिए भेजा है। जासूसी करते समय हमें इस होटल के बारे में काफी अजीब बातों का पता चला। इस होटल के मालिक ने अघोरी के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई है। ये सारे जो तुम देख रहे हो वो अमानव है, जो कि साइंटिस्ट और अघोरी ने मिलकर बनाए हैं। और अगर तुम इस होटल के फार्मिंग एरिया में जाओगी ना, तो वहाँ तुम्हें काफी अजीब पेड़ दिखेंगे, जिनमें फल की जगह इंसानी अंग निकलते हैं, जो कि इन लोगों का खाना है। तुम्हारे पिता गलती से वहाँ आ गए थे, इसलिए साइंटिस्ट ने उन्हें अंधा कर दिया है। वे अभी भी जिंदा है और उस फार्मिंग एरिया में काम करते हैं। वहाँ काम करने वालों को पता ना चले कि वो क्या है, इसलिए वो अंधा करके वहाँ उनसे काम करवाते हैं। अंकिता कहती है, तुम सच कह रहे हो ना? मेरे पापा जिंदा है, वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। अभय कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाने का, पर उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। मुझे उस साइंटिस्ट से निपटना है। एक शैतान तो मारा गया, अब आखिरी बचा है। उसे मारने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वे दोनों साइंटिस्ट रूम की ओर निकल पड़े। इधर साइंटिस्ट अपने रूम में कुछ जानवरों के कटे टुकड़ों और मनुष्य के टुकड़ों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वो दोनों उस रूम में आ जाते हैं। अभय और अंकिता को देखकर साइंटिस्ट कहता है, तुम दोनों का यहाँ होने का मतलब मेरे रूल का उल्लंघन करना। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। आरका ने कहा है इन दोनों को पकड़ने यहाँ आओ। उसकी बात पर अभय कहता है, अबे क्यों गला फाड़ रहा है? तेरे वो शैतान यहाँ नहीं आएंगे। तेरे पास आने से पहले ही मैंने उन्हें रात भर सोने को कहा है। मेरे इस मोबाइल में तेरी ही रिकॉर्डेड वॉइस है। इसे सुनाकर मैं उनसे निपट चुका हूँ। अब तेरी बारी है। अभय की इन बातों को सुनकर उस साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो अभय के पास जाकर उसे मारने लगता है। उन दोनों के बीच काफी मारामारी चल रही थी। तभी अंकिता की नजर वहां पड़ी एक तलवार पर पड़ी, जो जानवरों की हड्डी से बनी थी। उसे उठाकर वो साइंटिस्ट की पीठ में मार देती है और साइंटिस्ट लड़खड़ाता हुआ एक कांच की खिड़की से होटल के नीचे गिर जाता है। अंकिता अभय से कहती है, तुम ठीक हो ना? वैसे तुम रॉय चंद के पास कोई गन नहीं होती क्या? एक गोली मार देते और वो मारा जाता। ज्यादा हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अभय अंकिता से कहता है, ओह मैडम, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं गन नीचे ही भूल गया था। और रही बात इस शैतान साइंटिस्ट को मारने की, तो इसके लिए मेरे हाथ ही काफी हैं।
समझी, चलो अब होटल के बाहर जाने का वक्त आ गया है। तुम्हारे पापा को ढूंढने फार्मिंग एरिया में चलते हैं। और इतना कहकर अभय अपने वॉच का बटन दबा देता है और वो दोनों होटल से बाहर निकल कर आते हैं। बाहर काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं। उनमें से एक अभय से कहता है, सर हमने सारे बॉम्ब होटल में लगा दिए हैं, इस रिमोट से वो ब्लास्ट हो जाएंगे। अभय ऑफिसर से कहता है, होटल से सारे लोग बाहर निकल गए हैं। ऑफिसर हामी भरता है। अभय कहता है, मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, वो रिमोट मुझे दे दो। इतना कहकर अभय कुछ ऑफिसरों के साथ फार्मिंग एरिया की ओर आगे बढ़ता है। वहां पहुंचने पर अंकिता देखती है कि उस फार्म के सारे पेड़ काफी डरावने थे। जैसे कि अभय ने बताया था, उन पेड़ों पर फल की जगह अलग अलग मानवीय शरीर के अंग लगे थे, जैसे हाथ, पैर, सर और अंदरूनी अंग भी। ऐसे काफी पेड़ थे। उनके नीचे एक गड्ढा था जिसमें पानी की जगह खून भरा हुआ था। अबे उन सारे पेड़ों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने को कहा और वहां के सारे मजदूरों को मेरे सामने खड़ा किया। उन सभी के सर से कपड़ा हटाया गया तो मुझे मेरे पापा दिखाई दिए। मैं रोते हुए अपने पापा के गले लग गई। वो पूरी तरह से अंधे थे पर फिर भी अपनी बेटी की आवाज पहचान गए। ये देखकर अभय काफी खुश हुआ। इसके बाद उन पेड़ों को आग लगा दी गई। उन पर लगे सर भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर अब किया भी क्या जा सकता था। वो किसी शैतानी दिमाग की उपज थी, इसलिए उनका जलना जरूरी था। अंकिता अपने पिता को अभय के पास ले आई और अभय से कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा को सही सलामत घर ले जाऊंगी और मुझे तुमसे ये कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं तुमसे। अभी वो बात कर ही रही थी कि तभी पता नहीं कहां से साइंटिस्ट आया और अंकिता को तलवार मारने ही वाला था। तभी अभय सामने खड़ा हो गया और साइंटिस्ट ने वो तलवार अभय के पेट के आर पार कर दी। ये देखकर वहां के सभी अफसरों ने साइंटिस्ट पर गोलियां चलाई और वो वहीं मारा गया। अंकिता काफी दुखी हो गई। उसके पास ही अभय लेट गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अंकिता अभय से दुखी होकर कहती है, ये क्या किया तुमने? मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने मेरे लिए पहले भी बहुत कुछ करा है। अभय दर्द भरी आवाज में कहता है, अरे ये तो मेरा फर्ज था। वो जिंदगी किस काम की जो किसी के काम ना आए। इस देश के नागरिकों की हिफाजत करना मेरा काम है। ये करके मारा गया तो क्या हुआ? तुम दुखी मत हो। मैंने तुम्हें कहा था, जब भी दुखी या परेशान हो जाओ तो गाना गाओ, तुम्हारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए वो गाना गा सकती हो? अंकिता दुखी आवाज में गाती है, साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में। इतना गाकर अंकिता रोने लगी और अभय ऊपर देखकर अपने आखिरी शब्दों में कहता है, माँ मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? और अंकिता मुझे ये गाना बहुत पसंद है। इतना कहकर वो मर गया। अंकिता कहती है, मैं अभय के मरने के बाद काफी दुखी थी, पर उसने कहा था अपना फर्ज निभाते हुए मरना गर्व की बात होती है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई दिल लगा के कंप्लीट की और आज मैं एक डॉक्टर हूँ। पर मैं अभी भी नहीं भूल पाई उस होटल इनह्यूमेन के वो 7 अजीब रूल्स और वो अविश्वसनीय घटनाएं